हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 कक्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनीति का, जिसका नाम है जी लोकतंत्र के परिणाम। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखा है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच पांच बार, यानी इस पीडीएफ के अंदर आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो पांच पांच बार बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। 2010 से लेकर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, सारे के सारे मैनुअली चेक करे हैं। और जो जो चैप्टर में से क्वेश्चन आ रखे थे ना, उन सबकी अलग से वीडियो बनाई है मैंने। सिर्फ लोकतंत्र के परिणाम यानी यही वाली वीडियो नहीं, मैंने हर एक चैप्टर, क्लास 10 के एसएसटी के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस और क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, चलो अब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बताता हूं मैं आपको कि अगर आपके एग्जाम में 1-1.5 महीना है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले चैप्टर अच्छे से क्लियर करो। चैप्टर की वीडियो विद नोट्स मैंने दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो करो पहले। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी ये वाले क्वेश्चन तो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एग्जाम में सबसे बड़ी एसएसटी में दिक्कत यही आती है कि बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है उसको छोड़ के आ जाते हैं, घर पे आते हैं तो पता चलता है, उनके ट्यूशन टीचर उनको बताते हैं, तब याद आता है कि यार इसमें तो ये आंसर लिखना था। तो ऐसी दिक्कत आपके साथ ना हो, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि और एक क्वेश्चन किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि अगर आपके एग्जाम में अभी 7-8 दिन ही है बस, ठीक है, एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम है एसएसटी का, तो आपसे सिंपल सीधी बात मैं बोलूंगा कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है एसएसटी के अलावा भी और सारे सब्जेक्ट हैं। तो आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के करके चले जाओ, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, बट हाँ, वीडियो फॉर्मेट में देखे हुए होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में आ सकता है, तो मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो शुरू कर देते हैं। ओके, और ये वाली वीडियो शेयर कर देना यार, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के कि हमको सर स्टफ नहीं मिलता, हमें मटेरियल नहीं मिलता, ये चीज़ नहीं मिलती, ये चीज़ नहीं मिलती। तो जब आप बाकी बच्चों को बताओगे तभी तो पता चलेगा, तो उनको शेयर वगैरह कर देना। ठीक है, चलो जी पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन 2012 में आ रखा है, 2013 में आ रखा है, ठीक है, 2015 में आ रखा है और 2019 में आ रखा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, बट क्वेश्चन का आंसर सेम है। क्वेश्चन क्या है कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि सरकार के किसी अन्य रूप की तुलना में लोकतंत्र सरकार जो है वो बेहतर रूप है, यानी लोकतंत्र क्यों अच्छा है वो बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको कैसा लगता है, आपको कैसे लगता है, ये कैसे होना चाहिए था, आपको कैसे लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार के किसी अन्य रूप से बेहतर है, लोकतंत्र सरकार किसी अन्य रूप से बेहतर है, वही बात हो गई। ठीक है, लोकतंत्र जो है वो क्यों अच्छा है। और इसमें भी ये बात लिखी हुई है, लोकतंत्र अपने अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक अधिक प्रभावी है, ऐसा आपको क्यों लगता है, बयान को समझाइए। और लोकतंत्र प्रणाली सरकार के किसी भी अन्य रूप से बेहतर है, ये भी उदाहरण देके समझाइए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, सारे के सारे क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा कि हमसे ये पूछा गया है कि लोकतंत्र के क्या फायदे हैं। तो ये सारे के सारे फायदे हैं जो आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं कि लोकतंत्र को बेहतर बताया गया है क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, यानी लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में लोगों की गरिमा यानी व्यक्तियों की गरिमा बनी रहती है, रिस्पेक्ट रहती है। नेक्स्ट है, इससे फैसले में बेहतरी आती है। लोकतंत्र में क्या होता है, सारे के सारे फैसले सबसे पूछ कर लिए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर भी लोकतंत्र है, जो भी फैसला होता है पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग पॉलिटिशियन सारे बैठ के बहस करते हैं, तब जाके वो किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो यानी जो फैसला होता है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट है कि टकरावों को टालने संभालने का तरीका देती है, यानी जो टकराव वगैरह होते हैं, लड़ाई वगैरह होती है, उनको सही से सॉल्व करने का तरीका देती है। राजा रानी वाले सिस्टम में अगर राजा को आपसे कोई तकलीफ है, टकराव है, तो वो सीधा आपको मार के निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। बट हमारे अगर लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर जो भी चीज है उसको बैठ के सुलझाया जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, यानी अगर मान लो आपने किसी पॉलिटिशियन को वोट दिया, उसने काम नहीं किया, अगली बार किसी और को वोट दे देना। बट आप ऐसा राजा रानी वाले सिस्टम में नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी खासियत है हमारे लोकतंत्र की। ठीक है, बहुत अच्छे से, क्या सिंपल सा क्वेश्चन आपको आएगा कि लोकतंत्र बाकी सरकारों से कैसे अच्छी है, तो ये लिख देना आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकतंत्र की सबसे अलग विशेषता यह है कि इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, और इस कथन को समझाइए। और ये लिखा हुआ है, मतलब पहले मैं समझा देता हूँ। लोकतंत्र के साथ असंतोष की एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति लोकतंत्र परियोजनाओं की सफलता को दर्शाती है। देखो कितनी महंगी लैंग्वेज लिखी हुई है। और इसी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन को देख कर ना बच्चे डर जाते हैं और उनको लगता है यार ये तो, ऐसे ही क्वेश्चन को देख के बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर एग्जाम में लिखे तो लिखे क्या इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बोला गया, दोनों का आंसर सेम ही है। दोनों क्वेश्चन में ये बोला गया है बेसिकली कि जो लोकतंत्र है ना, उसकी सबसे बढ़िया खासियत पता है क्या है,
इसकी सबसे बढ़िया खासियत यह है कि इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। अगर लोगों को आप थोड़ा सा दोगे ना लोकतंत्र के अंदर, तो वो और ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है, और ज्यादा डिमांड करते हैं। और यही चीज लोकतंत्र की सबसे अलग विशेषता है, और यही ये बताती है कि लोकतंत्र कितना सफल है। अब आप बोलोगे सर सफल कैसे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला था ना वीडियो की शुरुआत में, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। स्पीड तेज कर लो, बट सुनना एक एक चीज है, बिल्कुल स्किप मत करना। देखो क्वेश्चन ये है कि जो लोकतंत्र है ना, बेसिकली लोकतंत्र के अंदर लोग, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है क्योंकि क्या है ना, इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। लोग डिमांड पे डिमांड करते जाते हैं, लोगों को थोड़ा सा दो फिर वो और डिमांड करते हैं लोकतंत्र से, फिर और डिमांड करते हैं, और डिमांड करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि लोकतंत्र जो है वो बहुत ही सफल है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा उसी से होती है जो बेहतर होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 90% लाता है ना, तो आप देखो उसके टीचर हमेशा ये बोलते हैं कि थोड़ी और मेहनत करो, और मेहनत करो। उसको बहुत ही एक तरह से डांटते हैं वो कि यार और मेहनत करता, और मेहनत करता। क्यों? क्योंकि उनको उस बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, है ना, क्योंकि वो अच्छा कर रहा था। अगर कोई बच्चा हमेशा फेल होता है और इस बार वो पास हो गया, सिर्फ और सिर्फ 34% नंबर लेकर आ गया वो, तो जो उनके टीचर है उसको प्रेज करेंगे कि बच्चे तो पास हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट ज्यादा जो है वो इस बच्चे को फोकस करेंगे और इस बच्चे को क्रिटिसाइज करेंगे, इसको ये बोलेंगे कि थोड़े और अच्छे नंबर लाओ। जबकि ये 90 ऑब्वियसली लेकर आ चुका है, अब 90 से ज्यादा बच्चे से डिमांड क्या ही करोगे आप, बट फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं 90 से ज्यादा की डिमांड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम डिमांड उसी से करते हैं जिससे हमारी कोई एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में यही आपको बताना है कि लोकतंत्र में ना, जैसे जैसे लोगों को लोकतंत्र के कुछ लाभ मिलते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा लाभों को मांगते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि लोकतंत्र कितनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो लोकतंत्र से बहुत ही ज्यादा है। अब ये देखो एग्जाम में आपको क्या लिखकर आना है, ये मैंने जो समझाया है ना, आई होप आपने सुना हो, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जाम में थोड़ी और भी चेंज होकर आ सकती है, इसलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर लिखना है इसका कि जैसे जैसे लोगों को लोकतंत्र के कुछ लाभ मिलते हैं, ठीक है, वह अधिक मांगते हैं, अधिक लाभ मांगते हैं। लोग हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था से अधिक उपेक्षा के साथ आते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन उनकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उनके पास लोकतंत्र के खिलाफ शिकायतें भी होती है, उनके खिलाफ बहुत सारी, उनको लगता है कि लोकतंत्र में ये खराबी है, ये खराबी है, ठीक है। पर लोगों द्वारा अधिक से अधिक सुझाव और शिकायतें भी लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है। यानी जो लोग इतनी सारी शिकायतें ला रहे हैं, सुझाव ला रहे हैं, इसी से पता चलता है कि लोकतंत्र कितना सफल है। क्योंकि देखो राजा रानी वाले सिस्टम में आप शिकायत नहीं कर सकते, आप राजा को सुझाव नहीं दे सकते, बट लोकतंत्र में आप सुझाव दे सकते हो। यही चीज बताती है कि लोकतंत्र कितना सफल है। और ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये तो क्वेश्चन की लाइन है कि लोकतंत्र के प्रति असंतोष की एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति लोकतंत्र परियोजनाओं की सफलता को दर्शाती है, ठीक है। मैंने जानबूझ कर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखा है ताकि जो लिखा हुआ है ना वही सीधा एग्जाम में टिप कर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2014 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि पारदर्शिता का मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोग जो है वो सवाल कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि कोई भी जो नियम बनाया गया है उसको बनाने के लिए सही तरीके से पालन किया गया है, नहीं किया गया कानून का, ठीक है। और उसे अगर किसी भी तरीके की जानकारी लेनी हो तो वो ले सकता है। इसी चीज को कहते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता का इंग्लिश में मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आप आर पार देख सको। तो ये आपको लिखना है कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि जो फैसले होते हैं कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसला लेने में नियम का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है, बल्कि इसके पास इसके लिए साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं, आरटीआई। जैसे मैं आपको बता दूं भारत में क्या है, आरटीआई है। आरटीआई का मतलब है सूचना का अधिकार। अगर आप चाहो तो सरकार से किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आरटीआई, सूचना का अधिकार। और यही हिंदी में इसको एक वर्ड दिया जाता है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब अगर आप सवाल कुछ पूछते हो तो आपको जवाब मिलेगा। सरकार पारदर्शिता रखने की कोशिश करती है, आपको हर एक चीज बताने की कोशिश करती है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में अंतर बताइए। अंतर क्या है? 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और हाँ, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप बताओ कि निर्णय जब लिया जाता है तो लोकतंत्र में और तानाशाही में क्या अंतर है। देखो इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं आपको। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र, पहले तानाशाही की बात कर लेते हैं। तानाशाही में क्या होता है, कोई भी फैसला लेने के लिए किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होती, ठीक है, किसी भी तरह का सलाह मशवरा नहीं होता। इसलिए जो तानाशाही में जो भी फैसला लिया जाता है ना, वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी लिया जाता है। परंतु लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, जो भी फैसला लिया जाता है वो सबसे पूछ कर लिया जाता है, ठीक है।
और सबसे बातचीत करके सलाह मशवरा करके दिया जाता है, इसलिए लोकतंत्र का जो फैसला होता है उसमें ज्यादा टाइम लगता है, जबकि तानाशाही के फैसले में कम टाइम लगता है। परंतु जो लोकतंत्र का फैसला होता है वो ज्यादा सही होता है, क्योंकि वो सबसे पूछ कर लिया गया होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, लोकतंत्र में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, बट उसके जो भी फैसले होते हैं वो सबको मान्य होते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। यही सारी की सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेना, मैंने जो बोला वही लिखा हुआ है, एक भी लाइन ज्यादा एक भी लाइन कम नहीं लिखी हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक आदर्श सरकार ना केवल खुद को भ्रष्टाचार से दूर रखेगी बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, बयान को सही ठहराइए। इसका मतलब क्या है? 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक जो अच्छी सरकार होगी ना, एक आदर्श सरकार, एक बढ़िया सरकार, वो होगी जो खुद को तो भ्रष्टाचार से दूर रखेगी और दूसरों को भी भ्रष्टाचार नहीं करने देगी। समझ रहे हो? तो ये आप कैसे कह सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इस बयान को बताइए। तो देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक आदर्श सरकार हमेशा पारदर्शी होती है। पारदर्शी यानी दूसरों को, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर कोई करप्ट लीडर है, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, तो क्या वो आपको सच्ची जानकारी देगा? क्या वो आपके साथ पारदर्शिता रखेगा? द आंसर इज नो। वो तो झूठ ही बोलेगा, हमेशा पारदर्शिता नहीं रखेगा। अगर मैंने मान लो 100 करोड़ का घपला किया है और आप मेरे से पूछो कि सर ये बताओ 100 करोड़ का है, तो क्या आपको क्या लगता है मैं आपको जवाब दूंगा? बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मैंने तो करप्शन किया है, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। तो इसलिए जो एक आदर्श सरकार जो होती है ना, उसका वो हमेशा पारदर्शी होती है। ठीक है, वो पारदर्शिता रखने की कोशिश करती है और यह निर्णय, मापदंड और प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। सारी की सारी चीजें जो है, एक आदर्श सरकार अच्छे से मापदंडों को लेकर, प्रक्रिया को लेकर आधारित होती है। यानी कोई भी गलत फैसला बिना मनमानी के नहीं लेती। ठीक है, हर चीज का फैसला नियम और कानून के दायरे में रहकर किया जाता है। नागरिकों के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार साधन है। जैसे कि आपको पता है कि पारदर्शिता का मतलब ही होता है कि लोग जो है वो सरकार से सवाल वगैरह पूछ सके। बट मेन चीज है आंसर की ये वाली लाइन। क्या है इसमें कि भ्रष्टाचार और काला धन एक दूसरे से निकटता से जुड़ा हुआ है। आपको पता है जो जो भ्रष्टाचार होगा तभी काला धन बढ़ेगा। भ्रष्टाचार, देखो जो भ्रष्टाचार से पैसा आता है ना, वो लीगल तो नहीं होता, तो इसलिए उसको काला यानी ब्लैक मनी कहते हैं। जब सरकार उन्हें टटोलती है, ठीक है, तो वह फलते फूलते हैं। यानी अब अगर मान लो बढ़ावा देती है, टटोलती की जगह आप कह सकते हो बढ़ावा देती है। जब सरकार उन्हें बढ़ावा देती है तो वो फलते फूलते हैं। इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी है कि इन दोनों को से जुड़े मुकदमे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखे और उन सभी को दंड दे जो इसमें लिप्त हैं, यानी जो करप्शन करते हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सरकार को अपने लोगों के चरित्र निर्माण पर जोर देना चाहिए। यानी सरकार को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि लोग कम से कम करप्शन करें और करप्शन करे ना। ठीक है, और ये केवल वही नेता कर सकता है जो खुद नैतिक मूल्यों वाला हो। यानी अगर कोई आपको पॉलिटिशियन ये बोले कि जी करप्शन मत करो और वो खुद बहुत बड़ा करप्ट लीडर हो, तो क्या आप उसकी बात मानोगे? नहीं मानोगे। तो इसमें ये भी बात बोली गई है कि सरकार में एक ऐसा नेता होना जिसकी नैतिक मूल्य जो है वो बहुत सही है, जो एक अच्छे चरित्र वाला है वही दूसरों को अनैतिक काम करने से रोक सकता है और भ्रष्टाचार करने से रोक सकता है। ठीक है जी, आई होप ये आपको पता चल गया हो। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आर्थिक विषमताओं को कम करने में लोकतांत्रिक सरकार की भूमिका स्पष्ट करे। आर्थिक समानताओं को कम करने में लोकतंत्र बहुत सफल नहीं दिखते हैं, उदाहरण के साथ इस कथन की जांच करें। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात यह है कि ये वाला जो आंसर है ना, ये इसका नहीं है। ठीक है, बात यह है कि पीडीएफ जल्दीबाजी में बना दी, बट डोंट वरी, जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा ना तो इसको चेंज कर दूंगा। इसका आंसर बेसिकली ये है। ठीक है, असमानता और गरीबी। पहले तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ आ गया ना। क्वेश्चन में आपसे सिंपल सी ये बात बोली गई है कि एक लोकतंत्र में है ना, जो आर्थिक असमानता होती है वो ज्यादा होती है, यानी गरीब बहुत गरीब होता है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता है। तो यही आपको बताना है, तो इसी के बारे में बता रखा है। देखो, लोकतंत्र व्यवस्था में राजनीतिक असमानता पर आधारित होती है, आपको पता है। यानी राजनीतिक समानता तो होती है, सबको एक वोट दिया जाता है, सबके वोट को बराबर बराबर माना जाता है। परंतु यहाँ पर आर्थिक असमानता भी बड़ी होती है, आर्थिक असमानता ज्यादा होती है। यानी पैसों के मामले में कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है, कोई बहुत ज्यादा अमीर होता है। ठीक है, मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। यानी जो पहले अमीर थे वो और बहुत ज्यादा अल्ट्रा रिच बनते जा रहे हैं, ये बात लिखी हुई है। और समाज में सबसे निचले हिस्से के लोग को जीवन बसर करने में काफी कम साधन मिलते हैं।
उनकी आमदनी गिरती गई है, मतलब गिरती जा रही है उनकी आमदनी। ठीक है, हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या ज्यादा है, आपको पता है इंडिया में ज्यादातर लोग गरीब है, इसलिए कोई भी पार्टी है ना उनके मत को खोना नहीं चाहती, इसलिए वो हमेशा यही बोलती है कि जी हम गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। बट एक्चुअल में जब वो पावर में आती है तब वो कुछ भी नहीं करती गरीबी के मामले में। बट वोट लेने के लिए वो बोलती जरूर है कि हम गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है। तो इस आंसर से हमें ये पता चलता है कि बेसिकली एक लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक असमानता तो होती है, सबको वोटिंग राइट तो होता है, बट जो हमारी आर्थिक समानता होती है वो नहीं होती। यानी इसका मतलब यह है कि गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता है लोकतंत्र में, और अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता है। ठीक है, और सरकार भी इसके मामले में कुछ नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो बेसिकली उनको पता है कि ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, और जो गरीब होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उनका वोट खोना नहीं चाहती सरकार, इसलिए बोल देती है हम करेंगे करेंगे, बट एक्चुअल में कुछ करती नहीं है। लोकतंत्र सरकार वैध सरकार है, तर्क के साथ कथन का समर्थन करे, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या होता है? एक वैध सरकार, वैध सरकार का मतलब होता है जो खुद की सरकार हो। क्या लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है? जी हाँ, लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। वैध सरकार का मतलब होता है लोगों की सरकार। क्या लोकतांत्रिक सरकार लोगों की सरकार होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि लोग ही वोट देकर लोकतंत्र के अंदर अपने नेता वगैरह को चुनते हैं, अपनी सरकार वगैरह को चुनते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। देखो, एक लोकतांत्रिक सरकार में लाख बुराइयां हो सकती है, बट इसकी सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि इसके जो भी नेता वगैरह होते हैं वो लोगों द्वारा चुने गए होते हैं। कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब जैसा भी है। ठीक है, वो क्या कुरकुरे की ऐड में आते थे ना, तो जैसा भी है वो भी है, जो भी है वो मेरा है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार में ये बात बोली गई है, चाहे कैसी भी है लोकतांत्रिक सरकार, बट हमारी है, मेरी है। ठीक है जी, तो ये आंसर लिखा हुआ है इसका, आप रीड कर लेना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक सरकार को वैध माना जाता है क्यों, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो आप इसको अच्छे से आंसर कर देना, ये पूरा का पूरा ही लिख देना। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। लोकतांत्रिक सामाजिक विविधताओं को कैसे समायोजित करता है, या उन स्थितियों की व्याख्या करें जिसमें लोकतांत्रिक सामाजिक विविधताओं को समायोजित करने में सक्षम है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और साथ ही में 2013 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बात वही है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक नागरिकों के बीच शांतिपूर्वक और सामंजस्यपूर्ण जीवन का निर्माण है। ठीक है, यानी लोकतंत्र में ज्यादातर लोग जो है वो शांति से रहते हैं और सामंजस्य से रहते हैं। ठीक है, मतलब हार्मनी से रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इस कथन का बताइए कैसे है। सिंपल सीधी बात है, इसमें एक वर्ड आप नोटिस कर रहे होंगे, क्या? समायोजित। ठीक है, या सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य, ये वर्ड आपको याद रखना है। जहां भी आप एग्जाम में देखो या सामाजिक विविधताएं देखो, तो ये पूरा का पूरा आंसर टेप देना है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसमें ये लिखा गया है कि लोकतंत्र के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो सारे के सारे अलग अलग, चाहे अलग अलग सामाजिक विविधताओं के हों, वो सारे के सारे साथ रहते हैं और खुशी से रहते हैं, शांतिपूर्ण रहते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ, आंसर तो आप पढ़ ही लोगे। इसमें ये लिखा गया है बेसिकली, देखो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर सामाजिक टकराव नहीं होते। भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर सामाजिक टकराव होते हैं, चाहे वो किसी भी उस तरीके से हो। एग्जाम्पल नहीं दूंगा, पता है इसके बारे में, तो आपको क्या ही बताऊं। तो भारत में भी दिक्कतें होती है, ऐसा नहीं है कि भारत में दिक्कतें नहीं होती, परंतु भारत के अंदर क्या है कि एक तरीका दिया गया है। अगर मान लो कोई दिक्कत होती है तो बैठ के उस पर बात करी जाती है, सुलझाया जाता है। हम श्रीलंका की तरह नहीं करते। जैसे आपको पता है श्रीलंका के अंदर क्या किया गया था, है ना, जो हमारे सिन्हाला थे, उन्होंने हमारे तमिल्स की बात नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से फिर आपको पता है लड़ाई झगड़ा हो गया था। बट ऐसा भारत में नहीं होता। भारत में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बैठ के उसको सुलझाने की कोशिश करी जाती है, और उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बट एटलीस्ट ट्राई किया जाता है। वो एक गैर लोकतांत्रिक देश से तो बहुत अच्छी है। एक गैर लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, जैसे कि मान लो नॉर्थ कोरिया में रहता हूं मैं, और मेरी किम जोंग से नहीं बनती, तो मैं निपट जाऊंगा ना, मेरे को निपटा देगा वो, है ना। तो यानी हम साथ में नहीं रह सकते। अगर मान लो जो हमारा किम जोंग है उसको इंडियन नहीं पसंद, तो नॉर्थ कोरिया में फिर इंडियन का रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना। बट लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। अगर लोकतंत्र में कोई भी दिक्कत होती है तो उसको बैठ के सुलझाया जाता है। तो यही बात लिखी हुई है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ ये आंसर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और बात, अगर आप चाहते हो कि लोकतांत्रिक सरकार में सारे के सारे लोग
सही रहे, खुश रहे, शांतिपूर्ण रहे, तो एक दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जो मेजोरिटी में है यानी बहुसंख्यक को अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और मिलकर रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि बहुसंख्यकों की सरकार सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए काम ना करे, सबके लिए काम करे। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो आंसर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो यही बात लिखी हुई है कि कोई भी समाज अपनी विभिन्न समूहों के बीच टकरावों को पूरी तरीके से स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता। होते हैं, जैसे मैंने बोला भारत में भी होते हैं, पर हम इन अंतरों और विवादों को आदर करना सीख सकते हैं, जैसे हमने सीखा है, और इसके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया। मैं आपको बता दूं, सामाजिक विविधताओं में आप भारत का एग्जाम्पल ले लो। ऐसा कोई धर्म का लोग पर्सन नहीं है, ऐसा कोई रिलीजन का पर्सन नहीं है, ऐसा कोई जाति का पर्सन नहीं है, ऐसा कोई कल्चर का पर्सन नहीं है जो इंडिया के अंदर नहीं रहता, सारे रहते हैं। ठीक है, इतनी भाषा तो शायद आप 2-3 कॉन्टिनेंट मिला लोगे ना, उतनी नहीं होगी जितनी हमारे भारत में अकेली भाषाएं। ठीक है, तो विविधता बहुत है और हम सारे के सारे लोग मिलकर रहते हैं। ऐसी नहीं प्रॉब्लम नहीं होती, होती है, बट सारे के सारे लोग मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये बात वही लिखी हुई है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमतौर पर जो अंदरूनी सामाजिक मतभेद होता है ना, उस पर आंख फेर ली जाती है और उसको दबाने की कोशिश करी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया श्रीलंका का एग्जाम्पल, वो अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं बट उन्होंने गैर लोकतांत्रिक काम किया। और इस परिणाम को हासिल करने के लिए मैंने आपको बताया था एक चीज आपको करनी पड़ेगी कि जो हमारे अल्पसंख्यक है ना, उनके साथ हमारे बहुमत को यानी बहुसंख्यकों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी सारे के सारे लोग रह पाएंगे शांति से। जैसे कि अगर सिन्हाला लोग जो है श्रीलंका के अंदर, अगर वो तमिलों के साथ मिलकर सारे के सारे कानून बनाते और उनके साथ चलते तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि उन तारीखों की व्याख्या करें जिसमें लोकतांत्रिक नागरिकों की गरिमा व स्वतंत्रता को बनाए रखने में सफल रहा है। ठीक है, इन तरीकों की व्याख्या करें, यानी मैं आपको बता दूं लोकतंत्र में लोगों की गरिमा बनी रहती है। जहां पर भी ये वर्ड देखो ना गरिमा, उसके अंदर क्या आंसर लिखना है मैं आपको बताऊंगा। लोकतंत्र व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में सरकार के किसी अन्य रूप से बहुत बेहतर है। यानी जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहती है। कैसे, ये देखो, इसका आंसर पूरा का पूरा ये लिखना है आपको। बट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये वाला नहीं लिखना। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है। इसमें इंट्रोडक्शन क्या देना है, इंट्रोडक्शन ये देना है कि लोकतांत्रिक समाज के अंदर, हाँ ये सही बात है कि लोकतांत्रिक सरकार के अंदर स्वतंत्रता होती है और लोगों की गरिमा भी बनी रहती है। ठीक है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता, होता है। लोकतंत्र के अंदर भी भेदभाव होता है, परंतु लोकतंत्र के अंदर क्या है कि भेदभाव को कम करने के लिए और खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास करे जाते हैं। जैसे कि भारत के अंदर, ठीक है, जैसे कि भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर देख लो, वुमेन्स के साथ है ना स्टार्टिंग में उनको वोटिंग राइट्स नहीं था, जबकि भारत ने तो बहुत पहले वोटिंग राइट्स दे दिया था। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वुमेन्स को नहीं मिली हुई थी। ठीक है, पर धीरे 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 जैसे जैसे लोकतंत्र आता गया वैसे वैसे लोकतंत्र ने बोलना नहीं, वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, बराबर के अधिकार होने चाहिए। तो जब उसको पहले हमने नैतिक रूप से माना, तभी तो जाकर अब क्या है कि अगर कोई भेदभाव करता है वुमेन्स के साथ तो उसको फिर जेल में डाला जाता है, उस पर FIR वगैरह होती है। तो इसमें क्या लिखा गया इस आंसर में, बेसिकली आपको क्या लिखना है, कोई भी समाज ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये लिखना है आपको कि समाज के अंदर क्या है, लोकतांत्रिक समाज के अंदर क्या है, गरिमा बनी रहती है, लोगों की स्वतंत्रता बनी रहती है। परंतु हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतांत्रिक सरकार के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता, होता है, परंतु उससे डील करने का, उसको खत्म करने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया जाता है लोकतंत्र पे, बाकी सरकारों के अलग देखें हम। ठीक है, जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। जैसे कि इंडिया में है ना, हमने अंग्रेजों ने हमारे पे रूल किया था, तो हमें लगता है कि आज भी बहुत सारे लोग सुपीरियर मानते हैं अंग्रेज को। ठीक है, आप देखोगे कि मतलब बहुत ही ज्यादा सुपीरियर मानने की कोशिश करते हैं। गोरा देख लिया, पता नहीं क्या हो गया उनको ऐसे, है ना, तो सुपीरियर मानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि हम स्त्रियों का उदाहरण ले तो महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष के बाद जाकर आज जाकर माना जाने लगा है। ठीक है, अब जाकर माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं के साथ सदा सम्मान का व्यवहार होता है, महिलाओं के साथ भी व्यवहार होता है, परंतु लोकतंत्र में हम इसके खिलाफ, अगर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है या किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है तो लोकतंत्र के अंदर एक सुझाव दिया गया है, एक स्टेप दिया गया है कि अगर आपके साथ भेदभाव हो तो इसके खिलाफ आप क्या है, लड़ाई लड़ सकते हो, आप उसके खिलाफ FIR कर सकते हो, जो भी आपके साथ भेदभाव वगैरह करता है। और सेम जातिगत है, जैसे जाति के नाम पर भी भेदभाव होता था। ठीक है, आज भी होता है, बट उस जैसे पहले होता था वैसे नहीं होता।
बहुत कम हो गया है। तो आज भी अगर देखें तो अगर जाति के नाम पे भेदभाव होता है तो उसको खत्म करने की भी कोशिश करी है सरकार ने, ठीक है, कम से कम नैतिक मूल्यों में तो खत्म करने की कोशिश करी है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात तो हमारा ये पीडीएफ वगैरह मैं आपको बता दूं हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, ओके। मैं अभी तो नहीं डालूंगा, अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर अपलोड हो जाए एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद मैं उन चैप्टर के जो भी पीडीएफ वगैरह वो सारी अपलोड कर दूंगा। नोट्स तो अपलोड हो चुके हैं, कहाँ पर, हमारी वेबसाइट पे। आपको कुछ नहीं करना, आपको वेबसाइट पे जाना है www.mainpointstudy.in। जब आप वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, नीचे की तरफ आपको क्लास 10th पे क्लिक करोगे, क्लास 10th पे, ये क्लोज कर दो इसको, क्लास 10th पे आपको ये सारे के सारे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। क्लिक करके किसी भी चैप्टर के नोट्स के पीडीएफ को आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ये एकदम फ्री है, कोई नंबर नहीं डालना, कोई साइन अप नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको डाउनलोड करने में, ठीक है। डायरेक्टली क्लिक के साथ आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो और एकदम फ्री है, ठीक है। बट जब मैं बोलता हूँ फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको फ्री का माल समझ लो, आप ये समझ लो कि सर फ्री दे रहे हैं तो कुछ ऐसे ही होगा, मतलब बकवास नोट्स होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। अगर आपको कोई पैसे दे लेकर भी आपको नोट्स दे रहा हो ना, तो उसके नोट्स इस नोट से कंपेयर कर लेना, आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कोई आप बोलोगे सर ये वाले आप बोल रहे हो कि ये बेस्ट है, देखो बेस्ट वेस्ट की बात नहीं है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपके लिए अच्छा है। पैसे देकर नोट्स लो, इसके अच्छा पहले चेक कर लेना कि नोट्स जो है उनके बेस्ट हैं भी या नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला है नोट्स एकदम फ्री है, बट देखो इसमें मैं ना जैसे जैसे पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ ना, नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, इनकी सर्वर की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वो टैकल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप सपोर्ट वगैरह कर सकते हो तो कंट्रीब्यूट वाले बटन पे जाकर यहाँ पर पेटीएम वगैरह कर सकते हो। देखो ये कंपलसरी तो नहीं है, बट बात यह है कि अगर मैं मान लो अभी नोट्स फ्री में दे रहा हूँ, शायद आपको नोट्स फ्री में मिल जाए जो, बट आपके आने वाले जो जूनियर हैं उनको शायद नोट्स को के लिए पे करना पड़े। मैं नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता, और ये बात आपको भी पता है ना। जब से चैनल बना है तब से बिल्कुल हर चीज़ को फ्री में ही रखा है, बट जब मेरे लिए ही ये मुश्किल हो जाएगा कि मैं वेबसाइट वगैरह पे नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, तो समझ ही सकते हो आप। तो देखो कंट्रीब्यूशन कितना भी छोटा उससे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप सपोर्ट कर रहे हो। इससे मेरे को भी लगेगा हाँ यार बच्चे जब इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे को भी आगे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करना चाहिए, तो अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है कि अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड दिख रही है इस पर क्लिक कर 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, इन सबको सब्सक्राइब कर लेना। ये मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है जिसपे मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। ये मेरा गेमिंग चैनल है, कभी मन करे फ्री फायर का तो इन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी फ्री फायर की आईडी मिल जाएगी, आ जाना खेलेंगे साथ में कभी। और ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, ठीक है। तो हम इन सबको सब्सक्राइब कर सकते हो, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आ जाते हैं जी नीचे वाले क्वेश्चन पे। तो लोकतंत्र को सिद्धांत के रूप में अच्छा देखा गया है, लेकिन यह व्यवहार में इतना अच्छा नहीं लगता, स्पष्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है। यानी बहुत सारे लोग मानते हैं कि लोकतंत्र में ना सिर्फ दिखाने के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है कि जी आपके साथ भेदभाव नहीं होता, ये नहीं होता, बट ये सिर्फ लिखी हुई बातें हैं। एक्चुअल में भेदभाव होता है लोकतंत्र में। तो अब देखो इसका आंसर कैसे करना है। पहली बात तो मैं आपको इसका वो बता देता हूँ। देखो हाँ ये बात सही है कि लोकतंत्र के अंदर भी भेदभाव होता है, परंतु हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना लोकतंत्र से वो बहुत ज़्यादा है। लोकतंत्र सिर्फ एक प्रकार की सरकार है, ठीक है। लोकतंत्र सिर्फ एक प्रकार की व्यवस्था है और उसका कैसा फायदा उठाना है ये हमको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपके साथ भेदभाव होता है, ठीक है, और आप उसके खिलाफ कोई केस नहीं करते, जैसे कि मान लो आप गए किसी जॉब के लिए और आपके साथ भेदभाव वगैरह हुआ, ठीक है, तो अगर आप उसके खिलाफ नहीं बोलते आपकी गलती है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये डेमोक्रेसी वगैरह खराब है, लोकतंत्र वगैरह खराब है। डेमोक्रेसी ने लोकतंत्र ने तो आपको मौका दिया था कि आप उसके खिलाफ जो भी आपके साथ भेदभाव कर रहा है उसके खिलाफ आप एफआईआर वगैरह लॉन्च कर लो, बट अगर आप नहीं कर रहे तो ये तो आपकी गलती है ना। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र क्या है, सिर्फ एक तरह की व्यवस्था है, उसका फायदा उठाना वो हमारे ऊपर है। और यही आंसर भी लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो लोकतंत्र से हमारी उम्मीद बहुत अधिक है। कई बार हम लोकतंत्र में हर मर्ज की दवा की मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि लोकतंत्र में सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या का समाधान कर सकता है, ठीक है। पर बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। यह
कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, परंतु नागरिक को उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। जैसे मैंने बताया, अगर आप एफआईआर नहीं कर रहे तो ये आप लोकतंत्र पे नहीं बोल सकते कि लोकतंत्र में नहीं भेदभाव होता है। अरे भैया, जब लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि आप भेदभाव के खिलाफ बोल सको, एफआईआर कर सको, तो आप उसका फायदा नहीं उठा रहे, तो इसमें लोकतंत्र की गलती नहीं है, आपकी गलती है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है कि लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार का उत्पादन कैसे कर सकता है। ठीक है, कैसे करता है या कैसे कर सकता है, यानी किसी सरकार को हम जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखो जवाबदेही का मतलब होता है अकाउंटेबल। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह। वो सरकार जो आपके सवालों का जवाब देती है उसको हम उत्तरदायी जवाबदेह सरकार कहते हैं। उत्तरदायी का मतलब है, इसको हिंदी में कहते हैं रिस्पॉन्स, इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिव, जो आपके लिए कोई काम करे। जैसे कि मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, बट पहले हम देखते हैं वैध सरकार। वैध सरकार क्या होती है? जो लोगों की सरकार होती है। आई होप ये बात तो आपको पता हो। तो एक जवाबदेह सरकार क्या होती है? जवाबदेह सरकार बेसिकली वो सरकार होती है, तो जवाबदेह सरकार बेसिकली वो सरकार होती है जो आपके सवालों का जवाब दे। उत्तरदायी सरकार वो होती है जो आपके लिए कुछ काम करे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मान लो किसी ने बोला कि जी लोकपाल बिल कब आएगा या आना चाहिए, जैसे आपने बोला, सरकार ने बोला हाँ ठीक है हम लेकर आएंगे। सरकार ने सिर्फ बोला है, तो सरकार जवाबदेही सरकार है, बट उसके लिए कुछ कर नहीं रही। मतलब कोई किसी बिल को लाने के लिए कुछ ट्राई नहीं कर रही, तो हम ये कहेंगे कि सरकार उत्तरदायी नहीं है, बट हाँ वो जवाबदेह है, वो जवाब दे रही है आपके सवालों का, बट उसके लिए कुछ कर नहीं रही। और वैध सरकार तो जो लोगों की खुद की सरकार, उसको हम वैध सरकार कहते हैं। ठीक है, तो जवाबदेह सरकार बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? रेगुलर इलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं? लोगों को पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, यानी लोगों को आप कह सकते हो चुनाव में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देकर। ठीक है, या लोगों को चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित करके। तो ये देखो सारे के अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं रीड करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्या वैध सरकार के, पहले तो वैध सरकार कर लेते हैं, बहुत सिंपल है कि वैध सरकार हम कैसे बना सकते हैं। वैध सरकार बनाने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आप वैध सरकार बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो वैध सरकार की डेफिनेशन आपको लिख देनी है। एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की अपनी सरकार होती है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं। वह यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। लोकतंत्र की स्वयं समर्थन की उत्पन्न करने की क्षमता अपने आप में एक परिणाम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जो लोकतंत्र की सरकार होती है वो एक वैध सरकार होती है। और हम लोकतंत्र की सरकार को वैध सरकार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वह लोगों द्वारा खुद की ही सरकार होती है। ठीक है, ये आपको लिखना है अगर ये आए कि वैध सरकार का परिणाम के हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है कि हम सरकार को उत्तरदायी कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहो कि वो आपके लिए काम करे तो सरकार को क्या क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी सबसे पहले तो जो भी लोकतंत्र के अंदर जो भी सरकार है ना, वो लोगों के लिए काम करे और संसद के लिए काम करे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो सरकार को ये रियलाइज करवा के कि ये आपका दायित्व है कि आप लोगों के लिए उत्तरदायी बनो, लोगों के लिए काम करो। ये करके हम सरकार को उत्तरदायी बना सकते हैं। दूसरा है, यह सरकार जनमत के गठन को बढ़ावा दे सकती है। जनमत के गठन मतलब ये जो बड़ी बड़ी डिबेट वगैरह होती है, इसको बढ़ावा देकर। क्योंकि देखो उत्तरदायी सरकार क्या होगी? जो लोगों के लिए काम करे। अब जब सरकार को यही नहीं पता कि लोगों की क्या डिमांड है तो वो कैसे सॉल्व करेगी। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जब अलग अलग डिबेट वगैरह होगी तो सरकार को भी पता चलेगा कि ये होगा, करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इसलिए हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, जनमत का गठन करके भी उत्तरदायी सरकार को बनाने में योगदान वगैरह कर सकते हैं। और तीसरी चीज है जी, रेगुलर इलेक्शन करवा के आप कह सकते हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के हम क्या कर सकते हैं, एक उत्तरदायी सरकार बना सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन शायद समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो, बट मैं आपको बता दूं डोंट वरी, ये क्वेश्चन इतना टफ लैंग्वेज में नहीं आएगा। सिंपल पूछा जाएगा कि ये बताओ जवाबदेह सरकार बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उत्तरदायी। मैं इंग्लिश में भी वर्ड बता देता हूँ, शायद डायरेक्ट आपको ना मिले क्योंकि मैंने क्वेश्चन कन्वर्ट किए हैं। इंग्लिश के अंदर मिले थे ज़्यादातर क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट करे हैं उसको। इंग्लिश में सारे के सारे सैम्पल पेपर मिले थे, क्वेश्चन पेपर मिले थे, जो भी मेरे को मिले थे 2010 से लेकर अभी तक के। तो जवाबदेह का मतलब होता है अकाउंटेबल। अब चेक कर लेना। उत्तरदायी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव, कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। वैध का मतलब होता है लेजिटिमेट। ठीक है, चल
आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और बेसिकली जवाबदेह सरकार कैसे बना सकते हैं, तो पहली बात तो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के हम एक जवाबदेह सरकार बना सकते हैं, ठीक है। सूचना का अधिकार लाकर हम जवाबदेह सरकार बना सकते हैं, है ना। और एक निष्पक्ष चुनाव करवा के, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करा के हम जवाबदेह सरकार बना सकते हैं, है ना। देखो अगर कोई सरकार जो है गलत तरीके से आई होगी तो वो आपके सवालों को जवाब क्यों देगी, नहीं देगी ना। अगर कोई सरकार गलत तरीके से आई होगी यानी धोखाधड़ी करके, तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि सरकार आपके सवालों का सच सच जवाब दे तो इसके लिए सरकार भी स्वतंत्र होनी चाहिए और निष्पक्ष चुनाव करके जीती हुई होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि लोकतांत्रिक, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया ना तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लर्न कर लेना जैसे मैंने बोला। और जिन बच्चों ने मैंने जब ये चैप्टर समझाया था अगर वो समझ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपको ये बहुत इजीली समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आई है तो चैप्टर की वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतांत्रिक सरकारें पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करती है, किन्हीं 3 बिंदुओं को स्पष्ट करें। तो पहली बात तो यही है कि सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकारें, पहले तो आपको देखो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है पारदर्शिता की, जो आपको सीधा एग्जाम में उतार देनी है डिट्टो, ठीक है। अब देखो लोकतांत्रिक सरकारें निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, और कैसे सुनिश्चित करती है ये पूरी की पूरी डेफिनेशन वगैरह पारदर्शिता की लिखी हुई है। उसके बाद आपको ये पॉइंट लिख देना है कि लोकतांत्रिक सरकारें प्रमुख नीतियों और कानूनों पर खुली बहस को प्रोत्साहित करके पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है ना। देखो खुली बहस होगी तो सरकार, सवाल आप सरकार से सवाल पूछोगे, सरकार जवाब देगी, तो हो गई ना सरकार, क्या हो गई सरकार, सरकार एक हमारी जवाबदेह सरकार हो गई, ठीक है। यहाँ पारदर्शिता हो गई उसमें। अच्छा जी, इसमें ना उत्तरदायी, अकाउंटेबल का मतलब उत्तरदायी लिखा है, ठीक है। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं, हम एक बार बुक की पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी नहीं है, हिंदी में नहीं है ये, देख लेते हैं अगर हिंदी में है तो। नहीं जी, हिंदी में नहीं है इसमें पीडीएफ, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली आपको क्लियर हो गया ना, क्लियर होना चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार ये रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बेसिकली ये वाली फोटो इसलिए डाली थी ताकि आपको पारदर्शिता की डेफिनेशन वगैरह पता चल जाए, बट पारदर्शिता की डेफिनेशन जब ऊपर लिखी है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित कर सकती है सरकार, तो पहले तो ये बताना है कि निर्णय लेने में जो लोकतांत्रिक सरकार है वो पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है। सुनिश्चित अगर मतलब फिर पारदर्शिता की डेफिनेशन लिख देनी है, और तीसरा पॉइंट आपको ये लिख देना है, खुली बहस वगैरह करवा के, फ्री और फेयर इलेक्शन करवा के और सूचना का अधिकार देकर जो सरकार है वो पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है, ओके। बाकी जैसे मैंने बताया कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ये मैंने गलती से 11th के टेलीग्राम चैनल की पिक डाल दी, बट हमारा एक 12th का टेलीग्राम चैनल भी है, नाम ही है उसका मेन पॉइंट स्टडी 10th, और वहाँ पर 97 नहीं 10,000 बच्चे हैं, ठीक है, 10,000 बच्चे हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्लास 10th के आपको सिर्फ यहाँ पर 10 लिखना है, मेन पॉइंट स्टडी 10th लिखना है, उसको ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, उनकी पीडीएफ वगैरह, या जो भी वीडियो का अपडेट होता है या जो भी छोटा मोटा अपडेट देना होता है वो भी मैं सारे के सारे वहीं पर देता हूँ। और ये हमारे डिफरेंट चैनल हैं तो इनको भी सब्सक्राइब कर लेना। मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, यूनिक वर्ल्ड हो गया, मेन पॉइंट टेक हो गया, और ये मेरा भरत कुमार ब्लॉगिंग के चैनल है, इनको भी सब्सक्राइब कर लेना। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी, जैसे ये वाला चैप्टर है ना, वैसे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने हर एक चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो नीचे क्वेश्चन वगैरह पूछ लेना, और बाकी अलग अलग चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने ही करने हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।